हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको क्विज दिया था, क्विज 2.1, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस +5 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम are placed at vertices of an equilateral triangle of side 2√3 मीटर। ठीक है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, इसने दे रखा है और उसकी साइड है 2√3 मीटर। ठीक है, और उसके तीनों वर्टिसेस पे ये चार्जेस पड़े हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, और ये Q3 ले लीजिए। ठीक, और पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब सेंटर पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेंटर का मतलब सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पे निकालना है। तो इसको हम ले लेते हैं O, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये ज्वाइन कर दिया, इसको भी कर देते हैं ज्वाइन, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। हमें पता है कि ये एंगल 90 होता है, ये ऑल्टीट्यूड बन जाता है ना, इसको D ले लेते हैं। ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब सबसे पहले तो पोटेंशियल एट O क्या होगा? पोटेंशियल एट O होगा पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, उसका सम, ये हम पढ़ चुके हैं। सबकी वजह से पोटेंशियल निकालो O पे और सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो Q1 की वजह से ले लेते हैं V1 पोटेंशियल, प्लस Q2 की वजह से ले लेते हैं V2 पोटेंशियल, प्लस Q3 की वजह से ले लेते हैं V3 पोटेंशियल। अब इन सब की वैल्यू क्या होगी? VO इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा? KQ/R1। ये फॉर्मूला हमको पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे O पे? KQ1 अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से A से लेके O तक कितना डिस्टेंस है? ये हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस होते हैं AO, जो AO है वो BO के बराबर होगा और CO के बराबर भी होगा, मतलब AO BO CO तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनको हम R ले लेते हैं, इक्वल टू R ले लेते हैं। ठीक है, तो ये AO हमारा हो जाएगा R, तो ये और ये भी R हो जाएगा और ये भी R है। ठीक है, तो तीनों बराबर हैं R के बराबर, AO BO CO सब R हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा? KQ1 हम लिख सकते हैं R। ठीक है, ऐसे ही V2 कितना कितना हो जाएगा? KQ2 अपॉन R प्लस KQ3 अपॉन R। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। तो इसमें हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू निकालने के लिए एक ट्राइंगल लेते थे यहाँ पे, ट्राइंगल BOD ट्राइंगल। देखो इसके अंदर हमको पता ही है पूरा एंगल कितना होता है, 60। इक्विलेटरल है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये एंगल BOD ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर हम लगा सकते हैं cos 30। cos 30 क्या हो जाएगा? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? BD। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? ये तो R लिया है हमने, R, तो R यहां से निकल जाएगा हमारा BD अपॉन cos 30। ठीक है, अब BD कितना है? देखो BD है BC का आधा। ये हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है ये सामने वाली साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो BD हो जाएगा हमारा, BD यहां पे बोल सकते हैं BC/2, BC/2, और BC कितना है? 2√3। ये दे रखा है, साइड है ना, ये दे रखी है हमको साइड 2√3/2। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे √3 रख देते हैं और cos 30 की वैल्यू रख देते हैं, तो R आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन √3/2। ठीक, और √3 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 मीटर। ठीक, अब इस 2 मीटर को यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एट O पहले K/R कॉमन ले लेते हैं, K/R। ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसमें सबकी वैल्यू डाल देते हैं, तो पोटेंशियल निकल जाएगा हमारा O पे। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁴
9 अपॉन आर की वैल्यू तो 2 है, और Q1 कितना है 5 माइक्रो, 5 माइक्रो। Q2 हमारा -2 माइक्रो है तो -2 माइक्रो। Q3 हमारा +4 माइक्रो है तो +4 माइक्रो हो गया। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा 7 माइक्रो आ जाएगा। 5 - 2 3 होता है, और 3 + 4 7। ठीक है, तो पोटेंशियल आ जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन 2 इंटू 7 × 10⁻6। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है ना। तो ये हमने कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V0 = 3.15 इंटू 10⁻4। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट O। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं अब। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, एक बार देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उस सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ सरफेस है। ठीक, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, कितने पॉइंट्स ले सकते हो आप, इनफाइनाइट। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, और देखो एक चीज और बता रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब मान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए ये, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये कहना चाह रहा है, कहीं पे भी ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए तो यहां पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, यहां पे ले लो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहां ले लो, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो इसमें हम एक चीज ये एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहां पे देखो, एक पॉइंट चार्ज लिया है हमने। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव मान लिया, अभी नेगेटिव भी हो सकता है, अभी पॉजिटिव मान लीजिए। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है। ये ऐसे निकलती है रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है तीनों डायरेक्शन में, चारों तरफ। ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो इसके ऊपर आप एक सरफेस इमेजिन करो, कैसा सरफेस होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इन सबके। यहां से देखने से सर्कल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल है ना, आगे पीछे पूरा। ठीक है, जैसे बल्ब में से रोशनी निकलती है तो वो किस फॉर्म में निकलती है रोशनी, स्फेरिकल फॉर्म में। तो वैसे ही यहाँ पे कैसा सरफेस हो जाएगा हमारा, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इसलिए ये जो सरफेस बने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देखो हर पॉइंट पे कहीं भी देख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी पॉइंट पे देख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ऐसे देखो कितने सारे हो सकते हैं ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे चलती रहेगी। तो जहां तक चलती रहेगी वहां तक इक्विपोटेंशियल सरफेस चलते रहेंगे। तो देयर विल बी इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अभी तो 2 दिखाए गए हैं, लेकिन हो सकते हैं कितने भी बना लो आप। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ज का एक लाइन है, इनफाइनाइट लाइन, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और हमने मान लिया प्लस लैम्डा, प्लस चार्ज माना है। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी कुछ। ठीक है, चार्ज फैला होगा पूरी लाइन के ऊपर, और ये इनफाइनाइट है, ऊपर तक जा रही है, नीचे तक जा रही है, बहुत लंबी है। अब ये देखो कि यहाँ पे हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है। ठीक है, इसको हमने रिलेट किया था ट्यूबलाइट से। एक ट्यूबलाइट आपके पास बहुत लंबी, तो कैसी रोशनी निकलेगी, किस फॉर्म में निकलेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगी ना रोशनी। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी निकलेगी बाहर की तरफ। ठीक है, चारों तरफ। ऐसे ही हर पॉइंट पे, 2 पॉइंट लिए हमने, हर पॉइंट पे चारों तरफ निकलेगी बाहर की तरफ। ठीक, और उनके परपेंडिकुलर जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है,
आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पाइप है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब आप पाइप में छेद करोगे बहुत सारे, तो कैसा पानी निकलता है, चारों तरफ निकलता है ना, रेडियली आउटवर्ड्स। तो वैसे उसी के परपेंडिकुलर सरफेस इमेजिन करो, तो कैसा बनेगा, ये बनेगा सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देखो ये ऐसे कितने सरफेस होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा रही है, ये तो आगे तक जाएगी, इन्फाइनाइट तक जाएगी, जहां तक जाएगी वहां तक हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो दो दिखाए गए हैं। और ये कितने लंबे होंगे सिलेंडर, जितनी लंबी लाइन होगी उतने लंबे सिलेंडर होंगे, तो इनकी लेंथ भी इनफाइनाइट है सिलेंडर्स की, ठीक है। वैसे देखने से अभी कुछ फाइनाइट लेंथ के लग रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे डॉट डॉट लगा रखा है, इसका मतलब ये सिलेंडर कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे में फॉर लाइन चार्ज हमें कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये लाइन चार्ज का हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सरफेस चार्ज। मान लो कि एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक, इनफाइनाइट शीट पे चार्ज फैला हुआ है, और उसका एक पोर्शन ले लेते हैं हम। ये प्लस सिग्मा दिखा रहा है कि यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है, सरफेस चार्ज है, पोर्शन ले लिया। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती है, कैसे निकलती हैं। ये निकलती हैं सारी लाइंस जो होती हैं परपेंडिकुलर टू शीट होती है और पैरेलल टू ईच अदर, सारी लाइंस पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर टू शीट है। तो आप इमेजिन करो इसके ऊपर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आप एक सरफेस इमेजिन करने की कोशिश करो कि कैसा बना सकते हैं जो परपेंडिकुलर हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। कैसा सरफेस होगा, ये प्लेनर सरफेस ही होगा, ठीक है। तो प्लेनर सरफेस बना लिया हमने, ऐसे दो बना लिए, लेकिन ऐसे कितने होंगे, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये तो आगे जाती रहेंगी इन्फाइनाइट तक। तो बनाते जाओ जितना बना सकते हो, इन्फाइनाइट सरफेस होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस केस में फॉर सरफेस चार्ज फॉर इन्फाइनाइट शीट जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, तो कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे भी तो होगा, इस तरफ होगा, जैसे हमने राइट हैंड साइड में बनाया है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम चीज पीछे की तरफ होगी लेफ्ट हैंड साइड में, वो बनाया नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि सेम चीज उधर भी होगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ऐसे ही होंगे देखने में, ठीक है। तो दोनों साइड होगा, ठीक है, बनाया एक ही साइड है अभी। तो ये समझ लीजिए कि फॉर सरफेस चार्ज फॉर दिस इनफाइनाइट शीट जिस पे चार्ज फैला हुआ है, उस पे उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, प्लेनर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव है, दोनों सेम है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो हम इसमें ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इसमें से निकलती है, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो निकल रही है, इसके ऊपर हमने सरफेस बनाया है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाले, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होते हैं, ये स्फेरिकल नहीं है, इनका शेप कुछ और ही है, ठीक है, लेकिन स्फेरिकल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है मतलब ये, ठीक है, लेकिन है देखने में थोड़ा सा स्फेयर जैसा, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं है। तो देख लो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल 90 ही मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे देखो हर जगह परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहीं भी देख लो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे परपेंडिकुलर ही करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें भी देख लेते हैं। देखो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में घुसती है, ठीक है, और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनता है। तो इसमें भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे ही बना लिए हमने। तो ये भी स्फेरिकल नहीं है, ये भी कुछ किसी शेप के होंगे, तो वो हमने देख लिए। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या चीज है, यहाँ पे देखो ये जो भी बन रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे इसके बीच में इन दोनों सरफेस के बीच में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में गैप कम है और यहाँ पे गैप ज्यादा है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा गैप है, राइट हैंड साइड में कम गैप है, तो ये डिफरेंस आपको नोट करना है, ठीक है। हाँ तो बस यही है, ये हो गए हमारे एग्जांपल, हमने देख लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन आता है, वो हमें देखना है कि क्या होता है रिलेशन, ठीक है।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एक और मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, ठीक है। और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं v है, और ये है v प्लस dv, ठीक। तो हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, एक का पोटेंशियल v है और दूसरे का v प्लस dv है। ये बहुत क्लोज है, ठीक है। अभी तो मैंने दूर दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस काफी कम है। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है a और ये है b, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऐसे कुछ, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो और इसके बीच में ये मान लेते हैं जो ये गैप है ये काफी कम है, उसको मान लेते हैं dr, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहाँ पे q, यहाँ पे मान लेते हैं q चार्ज है, a पे पड़ा हुआ है और a से लेके b तक जाता है। a से b तक अगर चार्ज जाता है तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा उसके ऊपर, ठीक है। जो फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको यहां से a से लेके b तक ले जाएगा, तो फिर कितना वर्क डन होगा। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है 11th का, वो कहता है कि जो भी फील्ड वर्क डन करता है, वर्क डन बाय द फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये हुआ कि जो भी फील्ड वर्क डन करता है वो पोटेंशियल एनर्जी को घटाने की कोशिश करता है हमेशा। ऐसा यही नेचर का रूल है कि कहीं पे भी जो फील्ड होगी वो ऐसा वर्क डन करेगी जिससे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। तो मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि वर्क डन बाय द फील्ड इक्वल टू चेंज इन माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फील्ड देख लेते हैं कितना है। वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन की, ठीक है, एफ डॉट डी आर। और एफ क्या है, फोर्स कितना है, फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, ये भी हमको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, कितना लगता है, इतना लगता है, Q इंटू ई, ठीक है। तो इसको हम रख देंगे, तो वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन Q E डॉट डी आर, ठीक है। अब Q कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, Q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब हाँ, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो भी वर्क डन होगा, ये हमारा आ गया दिस, वो किसके बराबर होगा, जो वर्क डन बाय फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो चार्ज पार्टिकल ए से लेके बी तक गया है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर हो जाएगी, बी पे, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ए पे। तो हम बोल सकते हैं यू बी माइनस यू ए, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज हमको पता है, देखो हम ये पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल एट सम पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए अपॉन क्यू। ये हम बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके हैं, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो यही हमने चीज पढ़ी थी कि पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, यू बी अपॉन क्यू, ठीक है। तो अब यू ए क्या हो जाएगा, यू बी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अब एक क्यू कॉमन, क्यू बाहर ले लेते हैं, क्यू बाहर आ जाएगा, तो अच्छा इसकी वैल्यू डाल देते हैं। वर्क डन ड्यू टू फील्ड कितना है, ये है,
तो ये कितना है, Q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से Q बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस Q। अच्छा VB की वैल्यू कितनी है, VB कितना है, V प्लस डीवी। अरे देखो ना, ये V प्लस डीवी क्या है, पोटेंशियल ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब B का भी पोटेंशियल उतना ही होगा, V प्लस डीवी। सही है, तो V प्लस डीवी माइनस VA कितना है, A का पोटेंशियल भी उतना ही होगा V, क्योंकि V ऐसा बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसका पोटेंशियल V है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, तो A का भी V होगा, तो माइनस V हो गया। ठीक है, अब ये V तो कट गया, ठीक, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस Q dV। ठीक है, अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, Q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर इक्वल टू माइनस Q dV। अब Q कट गया तो dV कितना आ जाएगा, dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ठीक है, ये है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि E इक्वल टू dV बाई डी आर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस dV बाई डी आर, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि टू कंक्लूजन्स फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब जो हमने अभी रिलेशन निकाला है ये वाला कि dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर या फिर E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, ये रिलेशन निकाला है ना हमने, तो इस रिलेशन से कुछ कंक्लूजन, हम दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन है ये बोलता है कि पहला कंक्लूजन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ऐसे हमारे पास क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है हमको, तो कैसे होगी, अभी हमने देखा ना परपेंडिकुलर होगी, तो उसी का एक दूसरे सेंस में ये, मतलब ये इनडायरेक्टली वही चीज बता रहा है, लेकिन मैं समझाता हूँ ये क्या चीज बताना चाह रहा है। देखो यहां से लेके एक आप जाओगे परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हो, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है V और ये V प्लस dV। ठीक है, अब ये कितना है, ये dr है, ये dr मान लेते हैं। अब आप क्या इधर जाओ, इस तरफ जा सकते हो, इस तरफ जाओगे तब भी आपको पोटेंशियल V से dV तक, V से V प्लस dV तक जा रहे हो, और इस मतलब इन दोनों डायरेक्शंस में कौन सी डायरेक्शंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये कहने का मतलब है कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उस डायरेक्शन में मिलेगी जिसमें पोटेंशियल जो है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो कहां पे तेजी से डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, क्योंकि उसने बोला ना कि पोटेंशियल जिस तरफ घट रहा है, जिस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में घट रहा है, तेजी से घट रहा है। अब देखो इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में घट रहा है, ऐसे बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे हम यहां से ले लें, चलो इसको उल्टा ही ले लेते हैं, इस तरफ, ठीक है, ये dr है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, किधर होगी बताओ, इसी तरफ होनी चाहिए, ये बताना चाह रहा हूं, ये कंक्लूजन निकलता है। कैसे, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो अगर हम ऐसे बोले कि E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, तो देखो अगर हम इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाते हैं, तो जो dV है चेंज इन पोटेंशियल वो तो उतना ही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, dr किस में ज्यादा हो गया, dr1 ले लो और इसको dr2 ले लो, कौन सा ज्यादा है,
dr2 ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं। हाँ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जल्दी से कम हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसमें इतना जल्दी कम नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा डिस्टेंस आपको जाना पड़ रहा है ज्यादा, इसमें क्या है जल्दी से कम हो रहा है, इसीलिए इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये कंक्लूजन बताना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, ये एक परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये एक्चुअली उसी चीज को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वो सबसे जल्दी पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अभी हम ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जिस तरफ पोटेंशियल घटता है। देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे पोटेंशियल, मान लो दो पॉइंट लेता हूं मैं, ए और बी, ये प्लस पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू ले लो उसको, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकल रही है, वो हमको पता ही है। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होगा, वी ए कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, के क्यू, इसको ले लो आप R1 और ये ले लो आप R2। ठीक है, के क्यू बाय R1 हो जाएगा ना, और वी बी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय R2। बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सा ज्यादा पोटेंशियल है, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी। इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे जा रही है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब आगे की तरफ जाते रहोगे तो पोटेंशियल घटता जा रहा है ना, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा है उस तरफ है। ठीक है, और उस तरफ तो आप बहुत सारे बना सकते हो, मतलब ऊपर भी जा सकते हो, इधर भी तो जा सकते हो। ये लो, इस तरफ भी तो घट रहा है पोटेंशियल, लेकिन इस तरफ नहीं होगा, किस तरफ होगा, जहां तेजी से घटेगा, ये कंक्लूजन वो बोलता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर तो होगी कि जिधर पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन पोटेंशियल घटने, देखो यहां से इस पॉइंट से, मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो, तो पोटेंशियल तो यहां भी घट रहा है और यहां भी घट रहा है, तो कहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वहां होगी जहां तेजी से घटेगा। यहां पे तेजी से घट रहा है, कम डिस्टेंस में ही जल्दी से घट गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल घट गया। ठीक है, तो इसीलिए तो ये लॉजिक यहाँ पे हम, ये कंक्लूजन है यहाँ पे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये उस पॉइंट को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये याद रखना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। मतलब ये हुआ कि ये सिंपल है बिल्कुल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो माइनस डी दिया ना, तो माइनस माइनस हट जाएगा, मैग्नीट्यूड इसने बोला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर dr की वैल्यू हो जाएगी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर dr की वैल्यू वन यूनिट हो जाएगी, यूनिट हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सही है कि नहीं। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जो उसने बोला है। और नॉर्मल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये देखो इस तरफ है ना, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट लेना है यूनिट वाला, वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, ये एक रिलेशन है, दोनों तरफ मॉड ले लो, और उसने उसको बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ in the perpendicular direction of equipotential surface। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से ये भी बोला जाता है वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। दोनों एक ही चीज है, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो दोनों एक चीज कैसे हो गई, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ये कैसे निकालेंगे, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 3-4 चार्ज, मतलब मल्टीपल बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15, 20, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं ऐसे कन्फिग्रेशन में, किसी भी कन्फिग्रेशन में हो सकते हैं, तो उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे निकलेगी, जितने भी पेयर बन रहे हैं, हम देखो एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि अगर दो दो चार्जेस पड़े हो पॉइंट चार्ज, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं उसको। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर है पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो हमने फॉर्मूला निकाला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का, के क्यू क्यू, मतलब यहाँ पे दो चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, Q1 Q2, तो के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है, ये याद है ना। और इसमें हमें साइन के साथ रखनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो इसी का हम यूज करके अगर दो से ज्यादा चार्ज पड़े हों तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे वही देखते हैं, ठीक है। हाँ चलो अब तीसरे देख लेते हैं, ये रहा। अगर हम देखो हमारे पास यहाँ पे 3 चार्जेस ले लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितना मर्जी होगा, तरीका यही लगाना है, ठीक है। 2 से ज्यादा चार्ज पड़े होंगे तो ये ऐसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2, Q1 Q2 की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम बन रहा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q3, Q1 Q3 की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 Q3 की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हर दो चार्ज अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, हर दो चार्ज अपनी पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। तो जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन है सारे ले लेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसको यू बोल देते हैं, यू से डिनोट करते हैं ना इसको, सिस्टम को। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2। अगर Q1 Q2 ये दोनों चार्ज होते तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, तो ये तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, के Q1 Q2 बाय आर। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या ले लें इसको ले लेते हैं R1, चलो R1 ले लो या R2 ले लो, ठीक है, या R3 ले लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, हमने ऐसे ही ले लिया R1 R2 R3। तो अब देखो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी Q1 Q2 की, के Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है, ये हो गई इनकी एनर्जी, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q3 इनकी लेनी पड़ेगी, एक सिस्टम ये भी तो है Q1 Q3 वाला, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1 Q3 अपॉन R2, ठीक है, और एक सिस्टम ये भी है Q2 Q3, ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लेंगे, के Q2 Q3 अपॉन R3, ठीक है। तो ऐसे करके, और तो कोई सिस्टम नहीं है ना, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अगर 4 होते तो और ज्यादा होते, तो फिर ऐसे ही चलते रहते हम, जितने भी चार्ज होंगे ऐसे ही आप निकालते जाओगे, दो दो करके कॉम्बिनेशन बना बना के आप सारी पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे, उसका सबका सम कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, आंसर वही आएगा लेकिन तरीका थोड़ा अलग है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, इसका क्या मतलब होता है कि ये होता है इट इज द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस वन बाय वन। मतलब कि अगर चार्ज तुम्हारे कहां पर पड़े हो, मतलब जो भी तुम्हारा सिस्टम है, जैसे कि ये वाला सिस्टम है ना, ऐसा दे रखा था ये वाला,
इन सबको आप इन्फिनिटी पे ले जाओ, ठीक है, और फिर एक एक करके चार्ज को लाओ, जहां जहां पे अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर चार्ज को लाओ। आप Q1 को इन्फिनिटी से उठा के लाओ Q1 तक, ठीक है, फिर यहां पे रख दो। फिर Q2 को उठा के लाओ यहां तक, फिर यहां रख दो। Q3 को इन्फिनिटी से उठा के लाओ यहां पे। तो ये सब करने में जितना वर्क डन करना, जितना काम करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, वो सारा का सारा हो जाएगा वर्क डन, उसका सम हो जाएगा हमारा वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे हम उसको कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो इसमें वर्क डन बोल रहा है, देखो ये भी लिखा हुआ है इसने, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। ठीक है, पहले इसको लिया है इन्फिनिटी से A, वर्क डन प्लस वर्क डन इन मूविंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, ठीक है, प्लस वर्क डन इन मूविंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C। मतलब पहले सबसे पहले हम किसको लाए, वैसे किसी को भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 को ले आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे कहीं इन्फिनिटी है और यहां पे सारे चार्ज पड़े हुए हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, हाँ, और हमारा यहाँ पे ABC है, वो बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमने क्या लिया था, ये ABC लिया था ना, देख लेते हैं इसको, ABC R1 R2 R3, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये A है, ये B और ये C, ऐसा ट्राइंगल है। अभी कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से उठा के Q1 को लाएंगे A के ऊपर रख देंगे, ठीक है, तो देखते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखते हैं, ये वर्क डन जो है इसको W1 ले लें, इसको लिखेंगे वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस इक्वल टू, इसको पूरा का इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3। मतलब पहले वाले चार्ज को लाने में वर्क डन कुछ करना पड़ा, W1 ले लेंगे उसको, दूसरे वाले चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा W2, तीसरे वाले चार्ज को लाने के लिए W3 वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये तीनों हम ले लेते हैं, W1 W2 W3। अब W1 निकालते हैं। W1 क्या होगा, W1 का मतलब पहले चार्ज को लाए आप कहां से, इन्फिनिटी से A पॉइंट तक, ठीक है, तो इन्फिनिटी से लाए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाते हैं, तो उसका हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, कितना था, Q डेल्टा Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 V फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब V फाइनल कहां पर, पोटेंशियल एट A, कहां पे ले जाए, A पे ले गए ना, A पे ले गए तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ठीक है, यही तो है। कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, कहां तक ले गए, A तक ले गए, तो ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी हो गया। अब वी इन्फिनिटी हमको पता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटी पे तो कोई पोटेंशियल ही नहीं होता, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ए पे भी अभी जीरो ही होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि ये जो चार्जेस पड़े हुए हैं ना Q2 Q3, इनकी वजह से, ये तो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं ना, तो इन्फिनिटी पे रह के ये यहां पे कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे कि एक चार्ज है यहां पे, मान लो, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा इन्फिनिटी पे, जीरो होगा ना। और तो अगर Q अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो यहां पे इस वाले पॉइंट पे खाली जगह बच जाएगी, यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो वो कोई पोटेंशियल कहीं भी क्रिएट नहीं करेगा। और एक बात और, कि जिस चार्ज को आप उठा के लाते हो, जैसे हम Q1 को उठा के लाए हैं ना A तक, तो ये फॉर्मूला Q1 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। तो जिस चार्ज को आप उठा के लाते हो उस चार्ज की वजह से ये वी फाइनल और वी इनिशियल नहीं होता, ठीक है। ये वी फाइनल और वी इनिशियल किसकी वजह से होता है, दूसरे चार्जेस की वजह से होता है, जिसको उठा के लाते हैं उसकी वजह से नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल लिखेंगे हम वी फाइनल या वी इनिशियल, ये लिखेंगे पोटेंशियल होगा ड्यू टू अदर चार्ज कन्फिग्रेशन, अदर चार्जेस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से ये पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है।
हाँ, तो जब हम Q1 को मूव करेंगे इन्फिनिटी से A तक, तो इन्फिनिटी पे इनिशियल पोटेंशियल 0 और फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे A पे हम पोटेंशियल किसकी वजह से देखेंगे, दूसरे चार्जेस की वजह से। दूसरे चार्जेस कहाँ पड़े हुए हैं, इन्फिनिटी पे ही। तो इन्फिनिटी पे रह के ये Q2 Q3 A पे तो कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगे और हमको सिर्फ Q2 Q3 की वजह से ही लेना है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 और इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल 0, तो इसलिए हम बोल सकते हैं Q1 ब्रैकेट 0 माइनस 0, तो W1 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब Q1 को लाने में, सबसे पहला चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, इसको लिया है हम Q1 को उठा के लिया है। चलो Q1 को ले आते हैं। Q1 को हम उठा के लाए सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं, ऐसे उठा के लाए। ठीक है, ये आ गया Q1, यहाँ पे Q1 आ चुका। ठीक, अब इसको लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, 0 आ रहा है। अब दूसरा चार्ज देखते हैं, Q2 को लाएंगे हम, तो W2 क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला सेम है, Q2 इंटू किस चार्ज को लाए, Q2 को लाए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, वही V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कितना, B पे जो पोटेंशियल होगा, B पे लाए हैं ना, माइनस V इन्फिनिटी, कहां से लाए हैं, इन्फिनिटी से लाए हैं, तो VB माइनस V इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, अब वो हमको देखना है। ठीक है, तो वो B पॉइंट पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, जो देखो हम Q2 को उठा के लाए ना, तो Q2 की वजह से तो पोटेंशियल देखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस चार्ज को उठा के लाते हैं उस चार्ज की वजह से ये वाले पोटेंशियल नहीं होते फाइनल इनिशियल, ये दूसरे चार्जेस की वजह से होते हैं। अब Q2 तो, अब क्या बचा यहाँ पे Q1 और Q3। तो जब हम B पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे तो Q1 और Q3 की वजह से पोटेंशियल देखा जाएगा। ठीक है, तो B पॉइंट पे Q3 तो लगाएगा नहीं, क्योंकि Q3 तो अभी भी इंफिनिटी पे पड़ा है, तो इसकी वजह से B पॉइंट पे पोटेंशियल तो 0 है। ठीक है, बचा क्या, Q1, और Q1 एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आ गया ना, तो अब यहां से वो B पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो देख लेते हैं। Q2 इंटू B पॉइंट पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, Q1 ही करेगा, क्योंकि Q2 से तो लेना नहीं है हमको, क्योंकि Q2 को तो उठा के ला रहे हैं, और Q3 तो इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो बचा क्या, Q1, और Q1 यहां पर है, तो यहां से वो कितना पोटेंशियल यहां पे क्रिएट करेगा, ये करेगा K Q1 अपॉन R1। ठीक है, और माइनस 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो 0 ही होता है। ठीक है, तो W2 आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम Q2 को भी उठा के ला चुके हैं, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये यहां पर आ गया ये Q2। ठीक है, अब W3 भी निकाल लेते हैं। जब हम Q3 को उठा के लाएंगे तो वो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, Q3 इंटू VC माइनस V इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो, अब C पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, जिस चार्ज को उठा के लाए हैं वो, तो उसके अलावा बाकी सब चार्जेस की वजह से हमें पोटेंशियल देखना होता है। तो अब Q3 के अलावा कौन है, Q1 Q2, और Q1 Q2 यहां पर पड़े हुए हैं अब। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 C पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट होगा इन दोनों की वजह से। अब तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये Q3 इंटू VC कितना हो जाएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा C पे, Q1 की वजह से C पे पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा K Q1 अपॉन R2। ठीक है, प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा Q2 की वजह से C पे, ये होगा K Q2 अपॉन R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये जो लिखा है हमने, ये VC है, पोटेंशियल एट C, माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, वो तो 0 ही है। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा K, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, K Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R3। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब टोटल वर्क डन देखते हैं कितना आएगा। सबको सम कर देंगे, सारे वर्क डन को सम कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, ये Q3 को उठा के भी हम यहां ले आए,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया Q3, तो ये बन गया हमारा सिस्टम Q1 Q2 Q3 सिस्टम हमने असेंबल कर दिया। इसको बोलते हैं असेंबलिंग द सिस्टम, असेंबलिंग द चार्जेस। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि कितना वर्क डन होगा असेंबल करने में, तो इसको लिख लेते हैं वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा W1। जितना भी वर्क डन है हमने सबको ऐड करना है। ठीक है, जितने भी चार्जेस है एक एक करके लाए ना हम, और सारे वर्क डन हमने निकाले, तो इन सबको ऐड कर देंगे। W1 कितना था, 0 था, और W2 कितना था वो देख लेते हैं यहाँ पे। W2 था हमारा K Q1 Q2 बाय R1। ठीक है, K Q1 Q2 बाय R1 प्लस W3 कितना था, K Q1 Q3 बाय R2 प्लस K Q2 Q3 बाय R3। ठीक है, K Q1 Q3 बाय R2 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये चीज वही आ रही है, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं क्या ये वही चीज है। ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाला था, ये एक्सप्रेशन आया था, और क्या ये वही एक्सप्रेशन है वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, ये वही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों को निकालने के तरीके अलग हैं। आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो, तो आप उस तरीके से निकालना। ठीक है, जैसे हमने ये निकाला, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन कोई पूछे कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, तो वो ऐसे निकालना। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आंसर वही आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2.4 देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड D दे रखी है, और उसके 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस रख दिए। ठीक है, ऐसे करके। तो पहला पार्ट है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, एक छोटा चार्ज भी है यहाँ पे, ये इसकी बात नहीं कर रहा अभी ये फिलहाल बस इतना बोलना चाह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके ये कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस पड़े हुए हैं ऐसे, तो इनको ऐसे अरेंजमेंट बनाने में, मतलब वही चीज हो गई वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। ठीक है, ये वही चीज पूछ रहा है ये, वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो पहला पार्ट कर लेते हैं। तो हम पहले, ये छोटा चार्ज है, इसको अभी ले नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि वो बी पार्ट में आएगा। तो ये देख लो कि एक स्क्वायर है हमारे पास। ठीक, एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी साइड है D, और इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं चार्जेस अभी, क्योंकि हम जब वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस करते हैं तो हमको सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे ले जाना होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस हैं, ये ए वाला, B C D, ये तो एक प्लस हो गया, प्लस Q माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर माइनस Q, और ये ABCD है, ABCD। तो हमें क्या करना है, वही वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस निकालना है। तो हमने क्या किया, सारे चार्जेस जितने भी थे इस कॉर्नर्स पे रखे हुए थे, उनको इन्फिनिटी पे ले गए। अब एक एक करके हम चार्ज को लाएंगे और फिर देखेंगे वर्क डन कितना होगा, उसको सारे वर्क डन को हम ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं, ये लेते हैं W टोटल। W टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W1, WA ले लेते हैं चलो, क्योंकि A वाला चार्ज को लाने में मान लेते हैं कि WA लग रहा है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं चलो, इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। ठीक है,
अब एक एक करके हम ये W सारे वर्क डन निकालते हैं। WA, पहले WA देख लेते हैं। WA क्या होगा, ये होगा सिर्फ वही Q डेल्टा V, Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, जो अभी हमने किया है वही करना है। तो किस चार्ज को उठा के लाएं, सबसे पहले A पे पड़ा है प्लस Q ना, तो प्लस Q को उठा के लाते हैं। प्लस Q को उठा के लाएंगे, एक मिनट, तो प्लस Q को अब उठा के लाएंगे यहां पे ऐसे, तो ये प्लस Q यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वर्क डन कितना होगा, वही होगा Q ब्रैकेट VA माइनस V इंफिनिटी, ठीक है। अब ये VA कितना है, देखो अब जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं ये तो इन्फिनिटी पे हैं, इनकी वजह से कोई पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। जिस चार्ज को उठा के ले जाते हैं उसके अलावा बाकी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल देखते हैं ना, ये वाले, तो इनकी वजह से कोई पोटेंशियल यहाँ पे होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो ही होता है, ठीक है। तो पहले चार्ज को लाने में अब याद रखिए कि कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ता, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो WA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, WA तो 0 आ गया, तो पहले चार्ज को लाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये तो यहां पे आ गया, अब B वाले चार्ज को उठा के ले जाते हैं। B वाला चार्ज है, ठीक, इसको उठा के यहां ले जाते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस Q, ठीक है। तो अब WB क्या हो जाएगा, WB, ये W हो जाएगा, WB हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाना है, Q डेल्टा Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो Q कितना है, Q है माइनस Q को उठा के लाए हैं अब, तो यहाँ पे माइनस Q रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क डन जब भी निकालते हैं, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी और उसमें हम चार्जेस को साइन के साथ रखना पड़ता है। ब्रैकेट क्या हो जाएगा, VB माइनस V इंफिनिटी, ठीक है। अब B पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, B पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा A पे जो चार्ज है, क्योंकि जो बाकी दो चार्ज पड़े हुए इन्फिनिटी पे, उनकी वजह से कोई पोटेंशियल तो होगा नहीं B पे, तो अब लेकिन यहाँ पे A पे चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, और जिस चार्ज को उठा के लाते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल तो लेना नहीं है, तो बाकी कौन बचा, A पे ही तो बचा, A की वजह से ही यहाँ पे पोटेंशियल लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस Q V पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ जरा, A की वजह से, ये होगा KQ बाई D, ये D हो गया ना, ये भी D है, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन D माइनस 0, ठीक है। तो WB आ जाएगा हमारा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन D, ठीक है। तो ये हमने WB निकाल लिया। ऐसे ही हम WC निकाल लेंगे। WC क्या होगा, जब हम इस वाले चार्ज को उठा के यहां लाएंगे C पे, ठीक है, प्लस Q चार्ज है ये, तो इसका भी निकाल लेंगे। यहां पे इसको कितना वर्क डन होगा, WC, ये हो जाएगा प्लस Q है ना, ये प्लस Q VC माइनस V इंफिनिटी, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी तक हमने किया है वैसी उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होगा, C पे किसकी वजह से होगा, C पे उनकी वजह से होगा जिस चार्ज को उठा के लाए हैं, उसके अलावा बाकी सब चार्जेस की वजह से। तो बाकी कौन बचा, एक तो ये है माइनस Q जो इन्फिनिटी पे पड़ा है, इसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है। बाकी कौन बचा, B पे जो पड़ा हुआ है और A पे जो पड़ा हुआ है, ये दोनों चार्ज C पे पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो C पे पोटेंशियल इन दोनों की वजह से कितना होगा, अब देख लेते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला A से C तक, ये कितना डिस्टेंस होगा। ये हमें पता है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड D है, और तो ये डायगोनल है, डायगोनल कितना होता है, √2D, ठीक है, डायगोनल की लेंथ होती है √2D। तो अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं C पे A की वजह से और B की वजह से। तो ये जो C पे पोटेंशियल होगा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस Q ब्रैकेट VC पे पोटेंशियल होगा A की वजह से कितना होगा बताओ जरा, KQ अपॉन √2D, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू A एट C, प्लस B वाला भी तो कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना, कितना करेगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस KQ अपॉन D, ठीक है, क्योंकि ये भी तो D है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ये हो जाएगा माइनस KQ बाई D जो B पे पड़ा हुआ है, और जो A पे पड़ा हुआ है उसकी वजह से C पे पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, चार्ज हमको साइन के साथ रखना है, ठीक है। और फिर ये माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये, तो WC आ जाएगा
ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या कॉमन ले लेते हैं, चलो के क्यू बाई डी कॉमन ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय डी, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/√2 -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा WC। ऐसे ही हम ये निकाल लेंगे WD। ठीक है, इस वाले चार्ज को उठा के हम यहां लाएंगे जब D पे, तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा WD, तो वो भी निकल जाएगा, तो यहां पे -Q चार्ज आ गया। अब WD निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, तो WD क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा चार्ज को उठा के लेके आए हैं, -Q को उठा के लेके आए हैं। अब ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल कहां पे लेना है, D पे लेना है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे ही है। ठीक है, तो अब ये D पे देखो, D पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, अब D पे पोटेंशियल क्रिएट करेंगे ये तीनों, क्योंकि तीनों आ गए ना, A B C तीनों पे चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों की वजह से D पे पोटेंशियल होगा, तो D पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं तीनों की वजह से, A B C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये A तो क्रिएट करेगा के क्यू बाई डी, B क्रिएट करेगा माइनस के क्यू बाय ये जो डायगोनल है BD, ये भी तो उतना ही होगा ना, यहाँ पे मैं बना लेता हूं इसको, ये √2D है। ठीक है, और इसको जोड़ोगे यहां से, ये भी तो √2D हो जाएगा, दोनों डायगोनल बराबर ही तो होते हैं ना स्क्वायर के, तो यहाँ पे -Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा -KQ बाय √2D, और C की वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे KQ बाय D। ठीक है, तो अब उसको कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका -Q, जो यहाँ पे देखो दोबारा दिखा देता हूं, यहाँ पे जो चार्ज पड़ा है A पे, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय D। ठीक, KQ बाय D। ठीक है, और जो B पे पड़ा हुआ है उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, -KQ बाय √2D। ठीक है, -KQ बाय √2D। ठीक है, और जो यहां पड़ा हुआ है C पे, उसकी वजह से पोटेंशियल यहां पे कितना होगा D पे, KQ बाय D अगेन। ठीक है, KQ बाय D प्लस KQ बाय D माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल वो तो 0 ही है। ठीक, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से भी KQ बाय D को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा WD, ये आ जाएगा माइनस KQ स्क्वायर बाय D, ब्रैकेट में 1 -1/√2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया -KQ स्क्वायर अपॉन हो जाएगा D, और ब्रैकेट 2 -1/√2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा WD। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा था टोटल वर्क डन, सबको ऐड करना पड़ेगा भाई, असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सारे वर्क डन को ऐड कर दो, तो ये WA तो चलो 0 ही है, WB WC और WD तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो W ऐसे लिख लेते हैं, चलो पहले टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, WA 0 प्लस WB कितना है, WB है -KQ स्क्वायर बाय D। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -KQ स्क्वायर बाय D। ठीक है, और WC कितना है, WC है KQ स्क्वायर बाय D 1/√2 -1। ठीक है, प्लस KQ स्क्वायर बाय D, ब्रैकेट में 1/√2 -1। ठीक है, और WD हमने निकाल लिया कि -KQ स्क्वायर बाय D, ब्रैकेट 2 -1/√2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, W टोटल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो, सब में से तीनों एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या आ सकता है, KQ स्क्वायर बाय D कॉमन आ गया। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसका -1, इसको सिर्फ सॉल्व करना है अब। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, +1/√2 -1, और यहाँ से बचेगा -2 +1/√2। ठीक है,
तो अब ये कितना हो जाएगा देखो, -2 -1 -1 -4 हो गया, और 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2। तो ये हो जाएगा KQ²/D -4 + 2/√2। ठीक है, बस हो गया। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन। इसको बोलेंगे, इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा इन असेंबलिंग द सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें बी पार्ट भी है। इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अ चार्ज Q0, अब ये सेंटर वाले की बात कर रहा है। ठीक है, इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। तो यहां पे मान लेते हैं, चलो सेंटर E है, ये E। ठीक है, ये सेंटर है। अब बोल रहा है द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स। ये जो 4 चार्जेस हैं ABCD पे, ये अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, वहीं पे हैं ये। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। कितना काम एक्स्ट्रा, और कितना काम करना पड़ेगा अगर हम इस Q0 को उठा के यहां पे लाएं सेंटर पे। अब कहां से लाएं, कुछ नहीं बताया ना कहां से लाएं, तो मान लो कि इन्फिनिटी से लाएं। ठीक है, अगर उसने इनिशियल पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बोला कि कहां से उठा के लाएं, तो मान लिया करो कि इन्फिनिटी से लाएं। ठीक है, और कहां पे लाएं, फाइनल पोजीशन तो पता ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक और चार्ज Q0 उठा के यहां तक लाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, उसका भी वर्क डन निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बी पार्ट है, इसको ए नाम दे देते हैं। चलो कहां गया ये ये ए पार्ट है। ठीक है, और ये हो गया बी। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको मान लेते हैं कि W, सिंपल W ले लेते हैं। ये एक्स्ट्रा वर्क डन जो भी करना पड़ेगा, ये कितना होगा, किस चार्ज को उठा के लाए, Q0 को। ठीक है, ब्रैकेट फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कहां पे लेना है, E पे, क्योंकि E तो फाइनल पोजीशन है ना। हाँ, तो E पे सेंटर पे लाएं, -V इंफिनिटी। ठीक है, अब इंफिनिटी वाला पोटेंशियल तो 0 होता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं पोटेंशियल एट E। पोटेंशियल एट E किसकी वजह से लेना पड़ेगा, देखो जब आप Q0 को उठा के लाओगे, यहां पे चलो Q0 लिख देते हैं, एक Q0 भी है। ठीक है, अब इस चार्ज को आप उठा के लाए हो कहां पे, एक मिनट, इस चार्ज को आप उठा के कहां लाए हो, सेंटर पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सेंटर ई पे देखना पड़ेगा ना, किसकी वजह से, इन चारों चार्ज की वजह से। अब हुआ क्योंकि चारों चार्ज मौजूद है ना, ये चारों चार्ज ABCD, ये चारों चार्ज सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, ए की वजह से, बी की वजह से, सी डी सब की वजह से। तो ए की वजह से क्या हो जाएगा, ये AE, बी की वजह से BE, -KQ/BE। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, Q0 इंटू पहले चार्ज की वजह से कितना होगा, देखो यहां पे ए चार्ज की वजह से E पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/ ये AE ले लेते हैं अभी डिस्टेंस। ठीक है, अभी AE रहने देते हैं, निकाल लेंगे बाद में, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। KQ/AE। ठीक है, और उसके बाद दूसरा चार्ज B पे, B की वजह से भी E पे पोटेंशियल होगा, कितना होगा, -KQ/BE। ठीक, -KQ/BE। ठीक है, अगला चार्ज कौन सा है, C प्लस Q, इसकी वजह से E पे कितना होगा, KQ/CE। ठीक है, KQ/CE होगा प्लस KQ/CE। ठीक, और अगला क्या हो जाएगा, D। D की वजह से E पे पोटेंशियल क्या होगा, -KQ/DE, -KQ/DE, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, ये माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी तो है, वो 0, खैर उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन लिखना पड़ता है। ये हो गया। अब देखो एक चीज, यहां पे देखो स्क्वायर के अंदर क्या AE, BE, CE, DE सब बराबर होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल है ना AC, इसका आधा आधा बांटता है ये, और ये जो BD डायगोनल है, इसके भी ये आधा आधे, ये मतलब बराबर होते हैं, BE और ED बराबर, AE EC बराबर, और ये आपस में सब बराबर है।
ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो तो बराबर होते ही हैं, लेकिन वो आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, तो ये सब बराबर हो जाएंगे, ए ई बी ई सी ई डी ई। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी ई। ठीक है, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब तो बराबर हो गया। बराबर मतलब ये वैल्यू मैग्नीट्यूड तो बराबर हो जाएगा ना, तो ये इसके साथ कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, और ये इसके साथ कट जाएगा, बराबर हो गए। मतलब मान लो इनकी वैल्यू कुछ आ रही है 5 आ रही है, तो ये 5 -5 फिर +5 फिर -5 सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया हमारा 0। ठीक है, इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। Q0 को रखने के लिए इन्फिनिटी से उठा के सेंटर पे रखने के लिए Q0 को हम इन्फिनिटी से सेंटर पे लाएंगे तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन विल बी 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे खत्म, और क्विज 2.2 आपके लिए, आप इसे करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।